वीडियो को 4 सेक्शन में 5 सेक्शन में बांटा हूँ। खोज, काल, नामकरण, विस्तार, उद्भव, मेटल। 6-7 पॉइंट हो जाएंगे। तो चलिए मैं पहले खोज के बारे में बता देता हूँ। एक चार्ल्स मेसन साहब थे, इसको एक कीड़ा थी घूमने की, ये हमेशा घूमते रहते थे। टूरिस्ट थे, ये टूरिस्ट टाइप के थे, इंजीनियर थे। ये पाकिस्तान में घूम रहे थे, उसमें इंडिया में भी था, अविभाजित भारत में था। पाकिस्तान के हड़प्पा नाम के गांव के आसपास घूम रहे थे। तो उसने देखा कि बहुत से आदमी जो अपने घर बना रहे हैं, ज़मीन के नीचे से ईंटें निकलते जा रहे हैं, ईंटें निकलते जा रहे हैं, वो लोग घर बनाते जा रहे हैं, घर बनाते जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे कुछ पुराना सभ्यता होगा, लेकिन क्या बोलता, किसी ने माना नहीं। उसने अपने बुक्स लिखा, कुछ बुक्स का नाम था, ये चार्ल्स मेसन साहब 1826 ईस्वी में उधर हड़प्पा के गांव में घूमने गए थे। तो उस समय उसने नैरेटिव ऑफ जर्नी अपना एक पुस्तक लिखी थी इसने। उसमें इस बात का मेंशन किया और लोगों को बताया भी कि भाई वहाँ पे कुछ है। ये जो ईंटें निकल रही अलग टाइप की ईंटें हैं, जैसे हम लोग अभी बना रहे हैं उससे भी मजबूत ईंटें हैं। तो ये कुछ होगा, लेकिन लोगों ने सोचा ये पागल है, क्या बोल रहा है, क्योंकि नया चीज़, इतनी बड़ी चीज़ आदमी कैसे यकीन कर सकता है। चलिए उसके बाद क्या हुआ, ये अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 से 1856, ये देखिए 1826, ठीक है। ये याद करें या ना करें कोई बात नहीं, लेकिन इसका चार्ल्स मेसन का नाम याद रखिए, जो पहली बार किसी ने शुरुआत की थी कि हाँ ऐसा हो सकता है। उसके बाद एक लाहौर से लेके कराची तक, जो अभी पाकिस्तान में शहर है, वहाँ पे कराची तक रेलवे लाइन बिछाने का ठेका जो इंजीनियर को दिया गया, बड़ा इंजीनियर को, मतलब ठेकेदार टाइप के थे, उसको दिया गया। उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। और उसके दो बड़े जो एसईओ टाइप के होंगे, बड़े इंजीनियर होंगे, वो दो भाई थे, बर्टन ब्रदर, एक विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन। जब इन लोग रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए शुरू किया तो देख रहे हैं कि जैसे ही खुदाई हो रही है, जहाँ जहाँ खुदाई हो रही है, ईंटा ही निकलते जा रहे हैं, ईंटें ही निकलते जा रहे हैं। तो उन लोगों को तो फ़ायदा हो गया, ईंटा चाहिए ही था, वही ईंटा उन लोगों ने यूज़ कर दिया, लेकिन आदमियों को ध्यान नहीं गया। लेकिन कनिंघम साहब के ही, देखिए कनिंघम यहाँ पे हेड है, उसके ठेकेदार है, और जो बर्टन जो है वो एम्प्लॉई है, जो बनवा रहा है, रेलवे ट्रैक बिछा रहा है। तो इन दोनों के प्रयास भी विफल हो गए। लेकिन एक दिशा डायरेक्शन, आदमी जो भूगोल पुरातत्विक विभाग वाले थे, उन लोगों को बस एक क्लू मिल गया था कि कुछ हो सकता है। इसी के प्रयासों के बाद ही कहा जाता कि इसके प्रयास के बाद ये इसकी खुदाई शुरू हुई। तो प्रयास इनके थे, कनिंघम के। इसको तो पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था, लेकिन इनको पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर पाया। देखिए इसकी ईस्वी बहुत आसान है याद करना। आपको पता है कि पहली रेल इंडिया में कब बनी? 1853 ईस्वी में। 1853 में पहली रेल मुंबई से थाने के बीच चली। बस 1853 ईस्वी में ये रेलवे ट्रैक बिछा रहा था। उसी समय इंडिया में रेलवे न्यू आया था। 1853 से 56, 3 साल तो लगे ही होंगे पटरी बिछाने में। क्लियर। अब इसी के बातों को क्लू लेके चलिए पहले मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ बता देता हूँ। पाकिस्तान एक देश है। पाकिस्तान में क्या है, हमारे यहाँ कितने स्टेट है? 28 स्टेट है। अभी वहाँ पे 4 ही स्टेट है और 4 टेरिटरी है, टेरिटरीज। जैसे हमारा यूनियन टेरिटरीज है ना, तो 4 टेरिटरी। 4 स्टेट कौन कौन है? सबसे बड़ा है पंजाब, राजधानी लाहौर, ठीक है। दूसरा हो गया सिंध, कराची, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा, ये खैबर पख्तूनख्वा। उसके बाद आ गए आपके बलूचिस्तान का राजधानी क्वेटा और इसका पेशावर। ये 4 ही उसके स्टेट है और चारों अभी टुकड़े टुकड़े बंटने वाला है। सब आपस में लड़ रहे हैं कि मुझे अलग कर दो, अलग अलग देश। ये सिंधु वाला बोल रहे हैं कि सिंधु देश। ये खैबर पख्तूनख्वा जो पेशावर वाले हैं वो बोलते हैं अफगानिस्तान के साथ हम जाएंगे, पठान है उधर। और मेन यहीं पे है, मेन जो है यही पंजाब बचा रहेगा, बाकी तीनों अलग है। और उसके बाद जो 4 यूनियन टेरिटरी टाइप का है, एक फाटा है, फाटा, ठीक है। एक फाटा हो गया। एक है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, और ये है फेडरली स्टेटेड, पूरी तरह से इस पर कंट्रोल है पाकिस्तान का। 2 है ऑटोनोमस स्टेट। ऑटोनोमस मतलब उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग संविधान है, अलग नियम है, उसका अलग प्राइम मिनिस्टर बनता है।
वो थोड़ी ऑटोनोमस है, जैसे जम्मू कश्मीर कुछ दिन तक हमारे पास था, वो है एक गिलगित बाल्टिस्तान, इसकी राजधानी है गिलगित, एक आज़ाद कश्मीर। बस ये दोनों ऑटोनोमस दर्जा पाया है, ये हमारा ही हिस्सा है, अभी उसके पास है। और ये फाटा हो गया और आईसीटी हो गए। ये इस्लामाबाद, जैसे हमारा दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है, राजधानी होने, जहाँ मैक्सिमम ऐसे ही देखा जाता है 99 केसेस में, जहाँ पे राजधानी होते हैं वहाँ सेंट्रल के कंट्रोल में होते हैं, वो यूनियन टेरिटरी होते हैं। सेम यहाँ पे भी है। और ये फाटा हो गया। चलिए, फाटा का फुल फॉर्म है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी, कुछ है इसका मुझे याद नहीं आ रहा, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, ये है फाटा, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया। तो अभी हम इसलिए पढ़ें कि अभी हमको ये सब ज़रूरत पड़ेगा। क्लियर। चलिए, खोज के बारे में हमें अब क्या हुआ, अब 1921 ईस्वी में देखिए क्या हुआ। इसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बात को मानते हुए, उसके बात को ध्यान देते हुए 1921 ईस्वी में जो भारत के पुरातत्व विभाग के जो हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड थे, जॉन मार्शल, अंग्रेज थे, जॉन मार्शल, उसके नेतृत्व में खुदाई चालू हुई। तो इसने दो आदमी को नाम आता है कि जॉन मार्शल तो हेड था, वो उसका महानिदेशक था, एक दयाराम साहनी और राखाल आर.डी. बनर्जी, ये दो आदमी इसके माने बहुत एक्टिव होंगे। तो ये दोनों को अपॉइंट किया कि भाई कुछ तो हो सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो फट से मारिए जॉन मार्शल। ठीक है। और दयाराम साहनी ने एक पार्टिकुलर अगर पूछेगा हड़प्पा की खोज किसने की, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की, दयाराम साहनी मारिए। और मोहनजोदड़ो पूछे तो रखालदास बनर्जी को मानिए। और गौर कीजिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इतने फेमस दोनों जो साइट्स है वो पाकिस्तान में है। हड़प्पा है पंजाब में, उसके अभी हम बताएं पंजाब रीजन में, और मोहनजोदड़ो है सिंध रीजन में। ठीक है, सिंध रीजन। हड़प्पा जो है वो लरकाना ज़िला है, पंजाबी में लरकाना ज़िला है, लरकाना। और इसका शाहीवाल उसी को मांटे मोंगरी भी बोलते हैं, मांटे मोंगरी ज़िला। ठीक है। और देखिए, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई 1921 में, हड़प्पा की खोज 1921 में, बस एक साल बाद 1922 में। ठीक है। पहला किसने क्लू दिया, मतलब किसने इसके बारे में बोला, तो चार्ल्स मेसन। किसके कहने पे, किसके थीसिस के जोर पे जॉन मार्शल मतलब खोज की शुरुआत हुई, वो कनिंघम और बर्टन ब्रदर। और बता दिया ये मैं, बस इसी तरह खुदाई हो गई। जब 1921 में खुदाई शुरू हो गई तो देख रहा है कि वहाँ ईंटा नहीं है, नीचे एक पूरा शहर बसा हुआ है। आपको पता अभी पूरे इंडिया में 1500 शहर होंगे, उस ज़माने में 1500 बड़े बड़े शहर थे, उसकी अभी पता चल गई है हमें खुदाई से। तो हमने खोज बता दिया। चलिए अब इसका काल पता करते हैं। टाइमिंग तो डिफरेंट जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उसने डिफरेंट काल सुझाए हैं, लेकिन हमने कार्बन डेटिंग पर किसी भी फॉसिल्स की जानकारी के लिए, एज निर्धारण के लिए हम कार्बन 14 की प्रणाली को यूज करते हैं। C14 ये है कार्बन डेटिंग प्रणाली। इसके द्वारा ही हम किसी की पुराने ज़माने के कोई भी पत्थर हो, कोई भी फॉसिल्स हो, उसकी जानकारी करते हैं। तो उसमें जितने भी चीज़ खुदाई से मिले, उसमें अगर हमने कार्बन 14 के हिसाब से हमने डेट तय किया 2300 BC से 1750 BC, इतने साल तक, मतलब इसका प्रमाणिक, इसी को मेन माना जाता है। कहीं कहीं देखिए कुछ ये NCERT के बुक, ये ही प्रमाणिक है। NCERT बुक में आपको मिलेगा 2400 से 1700, लेकिन लगभग इक्वल है। ये देख लीजिए, ये इक्वल है लगभग BC में। और इसको जो कार्बन डेटिंग प्रणाली में कौन पता लगाया था इसका काल, और DP अग्रवाल। क्लियर। अब इसी काल में मैं बता, क्वेश्चन पूछा जाता है ये प्रमाणिक किस काल की है, तो आपको दो चीज़ याद रखना। ये कांस्यकालीन सभ्यता है, कांसे के काल की सभ्यता, जो मेटल होता है कांसे, और आद्य ऐतिहासिक काल है। तो हम ये समझते हैं प्रामाणिकता के आधार पर हिस्ट्री को 3 भागों में, प्रमाण मिलने के आधार पर हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राक ऐतिहासिक, ठीक है, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक।
आज प्राक ऐतिहासिक क्या कहता है कि उसमें जो सबूत मिले हैं उस सबूत मैंने लिखा हुआ कोई सबूत नहीं है, कोई भी रिटर्न सबूत नहीं है, बस औजार मिले हैं, अस्थि कंकाल, आग के ये बर्तन ये सब मिले हैं, लेकिन लिखित कोई जिस एज में लिखित कोई प्रमाण नहीं है उस एज को कहते हैं प्राक ऐतिहासिक, जैसे पाषाण काल, कोई लिखित आदमी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। अब आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लेखन कला प्रचलित थी, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसमें लेखन कला सब है हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए। और ऐतिहासिक काल वो है जिसका लिखित प्रमाण है, ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल क्योंकि इसका लिखा हुआ है लेकिन हम अभी तक पढ़ नहीं पाए, जिस दिन हम पढ़ लेंगे वो आद्य ऐतिहासिक काल से हट के ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसके आद्य बोले क्या लिखा हुआ है, इसका लिपि क्या था, स्क्रिप्ट क्या था, स्क्रिप्ट उसको कहते हैं भाव चित्रात्मक इसका स्क्रिप्ट था, मतलब चित्र बना हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, चित्र बना के चित्र टाइप का है, उसमें भाव का बोध कराया हुआ है। पढ़ने की बहुत कोशिश किया जा रहा है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसकी लिखन के बाद दाएं से बाएं चलती थी, लेखन कला दाएं से बाएं, फिर ये लाइन खत्म हो गया, फिर दूसरी लाइन में फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, ऐसे थे इसकी लिखिएगा, दाएं बाएं फिर बाएं से दाएं शुरू होगा। ये है, इस चीज़ का पता चल चुका है हमें, तो हम पता चल गया कि आद्य ऐतिहासिक काल क्यों है, हम अभी पढ़ नहीं पाए हैं इसीलिए। कांस्यकालीन सभ्यता इसको क्यों कहते हैं, देखिए मेटल एज आधार पे जो इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है। जो हमारा पुराना इतिहास है ना, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, उस एरिया को हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल का पूरा मैंने पाषाण देश जिस तरह के हथियारों का यूज़ किया गया उस हिसाब से हमने बांटा गया। जैसे पाषाण एज, पत्थर, स्टोन एज, मतलब क्या वो स्टोन का हम पत्थर यूज करते थे। उसके बाद कॉपर एज, कॉपर धातु मेटल का हम लोग यूज करना चाहते, उसको कॉपर एज कहा गया। फिर ब्रॉन्ज एज, फिर आयरन एज, ठीक है, आयरन एज। तो हमने क्या है, ये ब्रॉन्ज एज जो हुआ था, ब्रॉन्ज एज में जिस समय ब्रॉन्ज का यूज हो रहा था उस समय हड़प्पा सभ्यता उस समय पनपा। देखिए एक ट्रिक्स है कि आप क्या सबसे पहले किस मेटल का इंसानों ने यूज करना शुरू किया, तो CBI याद कीजिए, CBI जानते होंगे, पहले कॉपर, फिर ब्रॉन्ज, फिर आयरन। क्लियर। अब देखिए कि ब्रॉन्ज जो है, यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कभी डाउट, ब्रॉन्ज किससे बनता है, कॉपर प्लस टीन, ये दोनों को मिला के ही ब्रॉन्ज बनता है। लेकिन यहाँ पे टीन तो हम लोगों ने पहले खोज लिया था, लेकिन टीन का हम लोग यूज करना नहीं जानते थे, इसीलिए टीन का एज नहीं काउंट होता, क्योंकि टीन का हम हथियार बनाए ही नहीं। तो इसीलिए पूछेगा किस आदमी किस यूज करना, क्या क्या सीखे, कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन। क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन ही लगातार ऐसे हमारा आविष्कार हुए हैं। अब सवाल आता है, एक सवाल आता है कि हड़प्पा सभ्यता वाले किस धातु को नहीं जानते थे। क्लियर है कि वो आयरन को नहीं जानते होंगे क्योंकि उसकी जन्म और मृत्यु ब्रॉन्ज एज में ही हो गई है, आयरन की अभी तक खोज ही नहीं हुआ है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से मेटल से परिचित थे, ठीक है, परिचित किससे परिचित थे, उसका ट्रिक्स है सोना, चांदी, तांबा, सीसा, टीन, इस चीज़ को जो थे, ठीक है। इसका ट्रिक्स बना लीजिए इस तरह करके मिला के, सोचता सीटी, ठीक है, यहाँ से सोचता सीटी, ये ट्रिक्स है, इसको वो परिचित थे, ठीक है, सोचता सीटी। आगे आ जाते हैं कि ये मेटल भी हमारी ख़त्म हो गई, मेटल नॉन टू हड़प्पा, ये वाली भी ख़त्म कर दिया हमने। अब आ जाता है नामकरण। देखिए नामकरण क्या हुआ, सबसे पहले इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ी। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी शुरुआत में स्थल हड़प्पा और जितने भी मिलते जा रहे थे सब सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी जहाँ गई, सिंधु नदी के किनारे इसके सारे साइट्स मिलते गए। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद पता चला कि ये सिर्फ सिंधु नदी में नहीं है, ये सिंधु के अलावा घग्गर नदी के भी किनारे इसके मिल रहे हैं। पहले मान्यता था कि सिंधु या उसकी सहायक नदी के किनारे ही साइड से, बाद में ये घग्गर नदी में मिलने लगे, तो इसीलिए उसका नाम सिंधु घग्गर सभ्यता दिया गया बाद में। हालांकि ये किताबों में नहीं उतारा गया सिंधु घग्गर सभ्यता नाम, ये सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट के बीच में ही रह गया, इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है। और बाद में इसका जब देखा गया कि घग्गर में भी नहीं इसका साइट्स मिल रहे हैं, गोदावरी में, तो उधर चिनाब में, तो इधर हिंडन नदी के पास, तो बहुत दरिया फैल गया। तो बोला कि कैसे ये नाम दे सकते हैं, तब नाम दिया कि जो पहला साइट खुदा है, पहला साइट जो खुदाई हुआ उसी के नाम पे पढ़ना चाहिए। तो हड़प्पा सभ्यता के नाम, क्योंकि हड़प्पा में पहली खुदाई हुई थी सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, और दयाराम साहनी इसके खुदाई वाले थे जिसने खुदाई करवाए थे, ठीक है, क्लियर। अब उद्भव, इसको इस सभ्यता को किसने बसाया, ये का सवाल आता है, किसने बसाया। इसके बारे में 2 मत है। देखिए एक विदेशी आर्कियोलॉजिस्ट का भी मत और हमारा स्थानीय जो है
उनके भी मत। विदेशी वाले कहते हैं क्या सुमेरों ने बसाया है। पहले मैं चलिए कुछ बैकग्राउंड पीछे जाना पड़ेगा मुझे, तब समझेंगे आप। ये देखिए, एक साथ 4 सभ्यताएं पनपी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक साथ 4 सभ्यताएं पनप रही थी। आप याद कीजिए, इधर अफ्रीका में नील नदी की सभ्यता, उससे थोड़े आगे इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके बाद हमारा यही सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद चीन की सभ्यता। ये 4 सभ्यताएं एक साथ पनप रही थी। ये एक दूसरे से व्यापार करते थे, एक दूसरे का मदद करते थे। तो ये देखिए, और एक ट्रिक्स भी बता दें, सबसे पुरानी जब भी बोले तो ऐसे सीरीज में चलते रहिए। सबसे पुरानी ये अफ्रीका वाले नील नदी की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता। उसके बाद है दजला फरात सभ्यता, दजला फरात, 2 नदी का नाम था दजला फरात। ठीक है, अभी नाम बदल गया, टाइग्रिस हो गया है। टाइग्रिस इंग्लिश में इसको यूफ्रेटस बोलते हैं, यूफ्रेटस। 2 नदी, अभी दजला का नाम टाइग्रिस बुलाते, इंग्लिश में बुलाते हैं। जैसे सिंधु को इंडस बोलते हैं, इसलिए दजला को इंग्लिश नाम टाइग्रिस है, और फरात का यूफ्रेटस है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इराक का राजधानी जो टाइग्रिस नदी के किनारे है, बगदाद है ना, वो टाइग्रिस नदी के किनारे है। और कन्फ्यूज मत होना, कभी कोई दजला नदी दे दिया जाता है। तो ये सभ्यता जो थी नील नदी की सभ्यता, इसको मिस्र की सभ्यता कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं दजला फरात, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया का नया नाम है इराक, याद रखिएगा, इराक। ठीक है, ये सभ्यता है। और ये है हमारा सिंधु नदी सभ्यता। ठीक है, ये सिंधु नदी के किनारे। और ये है चीन सभ्यता, चीनी सभ्यता। ये कौन सा नदी के किनारे है? हांग हो नदी। सभ्यताएं चीन नदी के किनारे इसलिए ज़्यादा होती थी क्योंकि नदी के किनारे उसे पीने का पानी मिल जाता था, सिंचाई का सामान मिल जाता था, ईंट बनाने के लिए मिट्टियाँ मिल जाती थी। तो बहुत सारे रीजन थे जिसके वजह से फिर वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए नाव मिल जाते थे। तो बहुत उसके कारण ही नदी सभ्यताएं जितनी भी पनपी, वो नदियों के कारण ही पनपी। आप भी देखेंगे कोई भी बड़ा शहर है तो हमेशा नदियों के किनारे ही बसा मिलेगा आपको। तो ये देखिए, आपको पता चल गया। सबसे पुराना ये मिस्र है, उसके बाद मेसोपोटामिया है, उसके बाद सिंधु नदी घाटी सभ्यता, उसके बाद चीन की सभ्यता। डायरेक्शन पे चलिए आप। उसका सबसे बड़ा कौन था? सिंधु नदी घाटी सभ्यता। सिंधु नदी, ये तीनों को भी जोड़ दिया जाए ना, फिर भी सिंधु नदी 5 गुना था सिंधु नदी घाटी सभ्यता। ठीक है, तो हम कहाँ थे? तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे जो है ना, मेसोपोटामिया सभ्यता के भीतर ही एक सुमेरी सभ्यता था। मेसोपोटामिया सभ्यता के भीतर एक बहुत बड़े शासन, मतलब टाइम पीरियड थे ना, उसका एक छोटा टाइम पीरियड सुमेरों का था। सुमेर लोगों का। ये तो विदेशी जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि ये सुमेर ही यहाँ से आए और सिंधु नदी घाटी सभ्यता का बनाया, उसने उस सभ्यता को बसाया। ठीक है, तो उसने यही जवाब दिया कि वहाँ भी मोहरें चलती थी, वहाँ के भी लोग ये शहर में रहते थे, ऐसे करके बताया कि जो यहाँ प्रमाण मिल रहे हैं वो यहाँ भी प्रमाण मिल रहे हैं। तो वो बोलते हैं सुमेरों ने। लेकिन हमारा जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट है वो तर्क देता है कि उसकी जो मोहरें थी उससे लाख गुना अच्छा हमारी मोहरें हैं। उससे टाउन प्लानिंग उसकी टाउन प्लानिंग से मोहनजोदड़ो हड़प्पा की टाउन प्लानिंग अच्छी है, यहाँ उससे ज़्यादा उन्नत लोग थे। तो वही बोले कि अगर उसने इसको बसाया है, अगर इसने इसको बसाया है तो इसे बेटर होना चाहिए, लेकिन ये बेटर है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, बोला कि। तो नकार दिया हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने। तो वो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कहा, ये देखिए कि द्रविड़ों ने बसाया। जो साउथ इंडिया में लोग रहते हैं ना, कहता है द्रविड़ों ने बसाया। और यही सबसे, कभी सवाल आएगा, यही है सबसे उपयुक्त जवाब, द्रविड़ों ने बसाया। और हमारे देसी जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो भी 2 भागों में उसके विचार बटे थे। कुछ ने बताया कि आर्यों ने बसाया, जैसे TN रामचंद्रन आर्कियोलॉजिस्ट, LD पुलास्कर साहब, इन लोगों ने बोला कि आर्यों ने बसाया। लेकिन इसका कॉन्टेंशन ये दिया गया, भाई आर्य तो अगर क्या बोलता है आर्यों ने बसाया है तो आर्य गांव में रहते थे। तो गांव क्या बोलता है आर्य गांव, फिर पहले शहर में रह के कोई आदमी गांव क्यों जाएगा? उस आर्य क्या बोलता है झोपड़ी में रहते थे। पहले लोग महलों में रह के, बड़ी पक्की ईंटों में जो लोग रह चुके हैं, वो फिर बाद में गांव जाके झुग्गी झोपड़ियों में क्यों रहेगा? इसलिए आर्य वाला भी नकार दिया गया है। और विदेशी जो कहते हैं सुमेरों ने बसाया, उसको भी नकार दिया गया। ये जो जॉन मार्शल जो फादर है इसका, उसने भी यही कहा कि सुमेरों ने, गार्डनर चाइल्ड ने भी कहा सुमेरों ने। लेकिन हमारा जो ये था रखाल दास बनर्जी, इसने बोला कि नहीं, द्रविड़ों ने बसाया और यही सत्य है। कहीं कहीं आपको मिलेगा सुमेरों ने बसाया है और भूमध्य सागरीय लोगों का नाम भूमध्य सागरीय। तो भाई ये सुमेर वही है जो मेसोपोटामिया के जस्ट बगल में भूमध्य सागर है ना,
जस्ट बगल में भूमध्य सागर है, इसलिए सुमेर को ही भूमध्य सागरीय कहते हैं। कन्फ्यूजन मत होना। सुमेर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया में लेखन कला, स्क्रिप्ट राइटिंग जो है ना, राइटिंग का आविष्कार सुमेरों ने ही किया। क्लियर है? ये क्लियर हो गया आपका कि सबसे मजबूत कॉन्टेंशन ये है, सबसे बड़ा दावा है कि द्रविड़ों ने बसाया। कहीं कहीं बुक में आ जाएगा सुमेरों ने बसाया, आर्यों ने बसाया, तो अपने सहूलियत के हिसाब से, क्वेश्चन की सहूलियत के हिसाब से मारिएगा उसको। चलिए, अब नामकरण हो गया, सुमेरों का उद्भव हो गया, काल हो गया। अब इसका विस्तार हम बताएंगे आपको। विस्तार के लिए चलिए मैं कुछ विस्तार के बारे में बता देता हूँ। पहले मुझे मैप ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए अब विस्तार पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार में क्या क्या चीज़ आता है फटाफट बताता हूँ। विस्तार देखिए, इसका 3 देशों में पाया गया है, इंडिया और पाकिस्तान तो पूरा दुनिया जानता है। अभी 2 साइट्स मिले हैं, कहाँ? अफगानिस्तान में, सिर्फ 2 साइट्स, ठीक है। टोटल अगर 1500 के आसपास साइट्स मिले हैं, ठीक है, और मिलते जा रहे हैं, खुदाई होते हैं, मिलते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में 2 मिले हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान में कितने मिले हैं? पाकिस्तान में 425 और इंडिया में 975, इतने साइट्स मिले हैं। लेकिन ये सब बढ़ ही रहे हैं, इसलिए इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये अफगानिस्तान 2 याद रखिए। अब इसका उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी पॉइंट पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे है, इसका सबसे उत्तरी पॉइंट कहाँ है? जम्मू कश्मीर के मांदा, अखनूर ज़िले में एक पॉइंट मिले हैं, एक साइट मांदा। नदी याद रखिए, चिनाब नदी, ठीक है। इधर साउथ, सबसे इसका दक्षिणी पॉइंट है महाराष्ट्र के दाइमाबाद, अहमदनगर जिला, अन्ना हजारे। दाइमाबाद किस नदी के किनारे? महाराष्ट्र की सबसे फेमस नदी गोदावरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका पूर्वी पॉइंट क्या है? पूर्वी पॉइंट थोड़ा दूर होगा, ऐसे होगा, पूर्वी पॉइंट यहाँ पे है आलमगीरपुर। ये है हिंडन नदी के किनारे, हिंडन दिल्ली के आसपास से गुजरती है हिंडन नदी, ठीक है। और इसका जो पश्चिमी सिरा है, एकदम पश्चिमी पॉइंट है, सुक्ता गेंडोर, बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे, ठीक है। अब हम लोग मिलाते हैं इसको, सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं, और जो साइट्स इसी हिसाब से मिले हैं, और इधर पे थोड़ा इस तरह करके साइट्स मिलना शुरू हुए हैं। तो अब बताइए हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? त्रिभुजाकार थी, ठीक है। क्षेत्रफल कितने थे इसके? अभी बढ़ते जा रहे हैं, नए साइट्स मिल रहे थे, अफगानिस्तान में भी मिल गए। तो अभी बुक्स में जो एनसीईआरटी का बुक्स है, उसी के अगर आएगा तो उसी से आएगा, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? हम अभी बता दिए हैं कि ये चारों जो अपने साथ में पैरेलल सभ्यता थे, चारों से सबसे बड़ा है। तीनों को अगर मिला दिया जाए फिर भी 5 गुना बड़ा है, और ये दोनों को मिला दिया जाए, मिस्र सभ्यता और दजला फरात सभ्यता, तो 12 गुना है। क्लियर हो गए? अब इसमें देखिए क्या क्वेश्चन आते हैं, सब इसकी लंबाई चौड़ाई पूछेंगे। ये है इसकी चौड़ाई, ये इसकी लंबाई मात्र 1400 किलोमीटर है, चौड़ाई है 1600 किलोमीटर। यहाँ क्या कन्फ्यूजन आता है? देखिए लंबाई हमेशा जब मैप में हम लोग पढ़ते हैं, नॉर्थ से साउथ को लंबाई में माना जाता है, तो इसकी लंबाई कम है देखिए, और चौड़ाई ईस्ट से वेस्ट को मापा जाता है, चौड़ाई ज़्यादा है। ये कन्फ्यूजन मत हो जाए। अगर साउथ नॉर्थ पूछ दे तो अब साउथ नॉर्थ पूछ दे, साउथ नॉर्थ से ही इसकी लंबाई है, ये याद रखिएगा। और पूरे जितने भी साइट्स मिले उसमें से सबसे बड़ा साइट्स क्या है? सबसे बड़ा साइट्स है मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है, ठीक है, सिंधु नदी, ठीक है। और क्या बोलता है, इंडिया में जो सबसे बड़ा है साइट्स वो कौन है? वो राखीगढ़ी, हरियाणा जिंद जिले, राखीगढ़ी, घग्गर नदी के बारे में भी हम लोग पढ़ें। घग्गर नदी सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसी घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कहा जाता है। हरियाणा में एकमात्र नदी बहती है घग्गर नदी। चलिए ये बता दिया। और ठीक है, दूसरा बढ़िया साइट था हड़प्पा था, जो रावी नदी के किनारे है। रावी नदी, जितने भी नदी है ना, सब इंडस नदी में ही आके मिलते हैं, इसीलिए उसको इंडस नदी का ही भाग मान लिया। दासकुश के जितने हैं सब सिंधु नदी के ही, मतलब उसी के ट्रिब्यूटरी है। और विस्तार में क्या बता दूं? हाँ, तो हम क्या बोलता है यहाँ पे, अगर कोई इसमें जो भी पढ़ रहे हैं उसमें से कोई मंदबुद्धि बालक है तो उसके लिए ट्रिक्स है। ट्रिक्स ये है जो इसके सारे पॉइंट्स को याद करने का, सुक्ता गेंडोर भूल जाते हैं ना,
कौन कौन सा पॉइंट्स है। बहुत सारे अभी साइट्स पढ़ने पड़ेंगे, जो दूसरा वीडियो बनाऊंगा बहुत सारे साइट्स बनेंगे, लेकिन ऐसे ट्रिक से आपको बता दूंगा कि क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। बस 2-4 बार देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताइए, वो भी कुछ सीख लें। जैसे आपको पता होगा जब सुदामा गया कृष्ण द्वारिका को कृष्णापुरी भी बोलते हैं, तब उसने कुछ नहीं मांगा उससे, तो कृष्ण ने समझ लिया कि ये बहुत गरीब है। तो जब सुदामा लौट के गया अपना घर तो देख रहा कृष्ण सेम टू सेम स्ट्रक्चर कृष्णापुरी टाइप का बना हुआ है। तब सुदामा सोच रहा है कि मैं फिर रिटर्न कहीं कृष्णापुरी तो नहीं चला गया। तब बाद में उसकी पत्नी आई और बोली कि ये कृष्णपुरी नहीं है, ये सुदामापुरी है। कृष्णपुरी जैसा द्वारिका जैसा ही तुम्हारा भी एक गांव भी कर दिया गया है, तो सुदामापुरी याद रखिएगा, सुदामापुरी। देखिए ये सुक्ता के अंडर, दा से दाइमाबाद, माँ से मांदा और पुरी से आलमगीरपुरी, ठीक है। इस तरह से याद